हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल और मैं हूं जेपी सर। दोस्तों, इंसान के जीवन में हमेशा समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर इंसान उन समस्याओं से डर जाए तो वो बिखर जाएगा, लेकिन अगर उन समस्याओं से लड़ जाए तो वो निखर जाएगा। ऐसा ही कुछ शुरुआत मैं आप लोगों के बीच में शुरू किया हूं, जिसमें हम भी लड़ाइयाँ ही लड़ रहा हूं और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी के लिए। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर भी होंगे आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो आइए छात्रों, हम चलते हैं अपने इस इंट्रोडक्टिव क्लास के दूसरे लेक्चर की तरफ, जहां पर हम आपसे कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पिछला वीडियोस आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उम्मीद है कि उसी के भरोसे हम आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। हाँ तो दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं एक छोटा सा अंदाज जो मैंने सोचा और लिख दिया कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तुझको काफिला खुद पर खुद बन जाएगा। छात्रों, किसी भी लक्ष्य की शुरुआत, किसी भी चीज़ को पाने की शुरुआत अकेला ही करना पड़ता है और जैसे जैसे आप आगे चलते रहते हैं वैसे वैसे कारवां बढ़ता रहता है। तो कभी भी अकेलेपन में घबराना मत, क्योंकि जंगल का शेर हमेशा अकेला चलता है और भेड़ियां झुंड में चला करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप जंगल के शेर हैं या फिर झुंड की भेड़ियां। तो दोस्तों, इसी साराना अंदाज में मैं आपसे मिलता रहूँगा और आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसा आपने कल की जो क्लास थी और कल की क्लास में आप लोगों ने ढेर सारी चीज़ें सीखा था और ढेर सारी चीज़ें आपने देखा था, सुनने के लिए मिला था, लेकिन वहीं से हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। कल मुझे याद है कि मैं जीव विज्ञान के सभी पार्ट्स और कैसे जीव विज्ञान के पिता, जूलॉजी के पिता मतलब जंतु विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता, इन सब चीज़ों के बारे में शायद हमने स्टडी लास्ट वीडियोज़ में अपने कर चुका था। आज का जो सेशन है मेरा, या आज का मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा आधुनिक जीव विज्ञान क्या है और आधुनिक जीव विज्ञान की परिकल्पना कहाँ से आती है। इसी बिंदुओं के आसपास हम आज अपना बात रखेंगे। तो जैसे छात्रों, आपने देखा था कि
कल जब हमने बायोलॉजी पढ़ रहा था, जब हम बायोलॉजी का स्टडी कर रहा था, इस बायोलॉजी की स्टडी में इसको जब हमने दो भागों में बांटा था, कितने भागों में बांटा था? एक बेसिक बायोलॉजी के बारे में बांटा था और दूसरा एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के पार्ट में बांटा था। हमको बेसिक बायोलॉजी की चीज़ें पढ़नी है और उसे समझना है। लेकिन प्यारे छात्रों, ये जो मॉडर्न बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, ये जो आधुनिक जीव विज्ञान, ये जो आधुनिक जीव विज्ञान की कॉन्सेप्ट आया, जो परिकल्पना आई, जो निकल कर आया, आखिर वो आया कैसे, कहाँ से आया, आने के पीछे क्या लॉजिक था? तो मैंने जब आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे हम चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर देते हैं और हम उस आविष्कार को एक बेहतर तरीके से, संगठित तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में हम उसे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो ये आखिर मॉडर्न बायोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है? प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि आधुनिक जो युग है, जो मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में विभिन्न तरीके के खोज और एक्सपेरिमेंट को देखता हूँ। हमें क्या पता था कि हम धरती से आसमान तक की दूरियां चंद समय में तय कर लूँगा, लेकिन विज्ञान और तकनीकी ने इसे संभव बनाया। वैसे ही हम आधुनिकता के दौर में विज्ञान और तकनीकी को एक बहुत बड़े संसाधन के रूप में अपना रहे हैं और वो संसाधन कहीं न कहीं हमें धरती से आसमान तक की ऊंचाइयों को तय करने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। हमें क्या पता था कि कभी हम पैदल चलने वाले इंसान दो पहिया साइकिल पर आएंगे, दो पहिया पर साइकिल चलने वाले इंसान संसाधन जैव ईंधनों से चलने वाले गाड़ी पर आएंगे, और अब तो हम चंद दिनों में हजारों किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में, चंद घंटों में हम अधिकतर दूरी को तय कर रहे हैं। ये सब किसकी देन है? आधुनिकता की देन है, साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया। जब देखा गया कि जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, लाइफ इतना जटिल होता चला जा रहा है, तो विज्ञान और तकनीकी ने सोचा कि क्यों ना लाइफ को सरल बनाने के लिए हम कुछ प्रयास करें। और उसी प्रयास का नतीजा रहा कि आधुनिक जीव विज्ञान का कॉन्सेप्ट आया। आधुनिक जीव विज्ञान के जो सेंटर पॉइंट में था, वो कोई जीव था, कोई ऑर्गेनिज्म था। और प्यारे छात्रों, आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म की अपनी एक बॉडी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक शारीरिक बनावट होती है, इसे कहते हैं शारीरिक बनावट। उसकी एक शारीरिक बनावट होती है और उस बनावट में आए दिन भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन कल मेरा सर दर्द करना शुरू कर देगा,
कल मेरे पेट दर्द करना शुरू कर देगा, कल हमारे शरीर दर्द करना शुरू कर देगा, शरीर में चोट आ जाएगी, हड्डियां टूट जाएंगी। ये भी क्या है? एक समस्या है। तो वैज्ञानिकों का एक पक्ष ने सोचा कि क्यों ना हम शारीरिक बनावट को, जो शारीरिक संरचना है, क्यों ना इसके हम अध्ययन को, स्टडी को ही आसान कर दें, इजी कर दें, जैसे चीज़ों को भली भांति समझने में सहायता प्राप्त हो। और उसी का परिणाम रहा कि वैज्ञानिकों का पक्ष ने जो बायोलॉजी का थ्योरम था, जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, उसे कई भागों में बांट दिया। और मैं सभी भागों के बारे में तो स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द से आपके परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए कि मॉडर्न बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट में हम उन मॉडर्न ब्रांचों का स्टडी करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका ज्ञान तब आधा अधूरा है जब आप चीज़ों को गहनता से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम आपके बीच में इस मॉडर्न बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आया हूँ। अभी तक जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं मॉडर्न बायोलॉजी की ही थी, लेकिन इस मॉडर्न बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बेस पर हम बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण सेगमेंटों के बारे में बात करेंगे, उस महत्वपूर्ण ब्रांचों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो जब बात आती है कि कौन कौन से सेगमेंट होंगे, तो हम वन बाय वन, एक एक करके सभी सेगमेंटों के बारे में हम आपसे अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो सेगमेंट हैं, आखिर उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करने का उसके पास एक सिस्टम है। उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो उसके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि ये भी परमिशन देता है, आप कोई काम करने चलते हैं तो वो ये भी डिसाइड करता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसका भी निर्णय हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो करता है। तो अब आपको पता है कि जितने बॉडी के पार्ट्स होंगे उतने बायोलॉजी के ब्रांच होंगे। समझिए, मैं बोल के आ रहा हूँ कि जितने बॉडी के पार्ट्स हैं आपके, उतने आपके बायोलॉजी के ब्रांच हो जाते हैं। और यही तो मॉडर्न बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। हम माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ स्टडी कर लें, यही तो हमारा है, यही तो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का आपके शरीर में एक सिस्टम है। उस सिस्टम को आप लोग जानते हैं, उसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल। न्यूरो दो भाग हैं, एक है न्यूरो और दूसरा है लॉगस। न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब आपके जो कंट्रोल करने का काम है वो है नर्व सेल। और ये नर्व होता कहाँ है? ये जो नर्व सेल कहाँ होता है? वो आपके ब्रेन वाले भाग में होता है। कौन से? आपके ब्रेन में कौन सा होता है? वो नर्व सेल होता है। इसका मतलब इस न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रेन का स्टडी करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। अब इस नर्व सेल में, ब्रेन में अर्थात नर्व सेल का क्या हम स्टडी करेंगे? सबसे पहली बात उसका हम सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। उसकी कोश की बनावट के बारे में बात करेंगे। हम इस नर्व सेल के फंक्शन की बात करेंगे, वो कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे वो कार्य करता है, उसका फंक्शन क्या है। और साथ ही साथ हम इस नर्व सेल में अगर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो उस डिस्टरबेंस का रिजल्ट क्या होगा। तो आप देखते होंगे कि जब कभी भी नर्व सेल में किसी भी प्रकार की चोट या आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार की चोट इत्यादि हो जाता है तो व्यक्ति किसी न किसी रूप से थोड़ा बहुत प्रभावित हो ही जाता है ब्रेन से। तो याद रखिएगा, ये हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव भाग है और ये आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। और यही हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आप माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का स्टडी करें और उसके बारे में समझें। तो प्यारे साथियों, ये पहला है ब्रांचेज तंत्रिका तंत्र, जिसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम नर्व सेल का स्टडी करते हैं, नर्व सेल के फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं, उसके हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं और हम उसके फंक्शन को समझते हैं। तो अब जो दूसरा है, अगर दूसरे भाग को देखें, वो होता है पेशीय विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेशी विज्ञान, और उसका एक अंग्रेजी नाम है जिसे कहा जाता है सार्कोलॉजी, या इसी को कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मायोलॉजी। आप पढ़ते चले आए हैं। पेशी विज्ञान का मतलब यहां पर है मांसपेशियों से है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम पेशियों के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, बनावट की बात करें, हम उसके फंक्शन की बात करें, हम उससे रिलेटेड डिजीज की बात करें, रोगों की बात करें, उसे हम क्या कहते हैं? पेशी विज्ञान कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अभी ये आपका एक छोटा सा डिस्कशन है, बाकी आगे हम पूरी चीज़ों को एकदम पूरी डिटेल में स्टडी करूँगा। किसी भी पद को, किसी भी पॉइंट्स को हम छोड़ेंगे नहीं, उसे हम बेहतर तरीके से आपके चीज़ों पास तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपके लिए उपयोगी लगती है तो आप अपने उन मित्रों और छात्रों के पास शेयर करें जिन्हें इनकी अति आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान का प्रसार हमेशा और सबके पास और सबके घर तक होना चाहिए। इसीलिए तो हम इस पहल की शुरुआत किए हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, या उसे कहा जाता है पेशी विज्ञान। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत समय से पढ़ते चले आए हैं और बचपन में भी आप लोगों ने देखा है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बचपन में देखा है और समझा भी है। और उसी में से आपने एक चीज़ और देखा था जिसका नाम है रुधिर। इसका नाम क्या है? रुधिर है, रक्त है, इसे कहा जाता है ब्लड। प्यारे बच्चों, जब आप लोगों को कभी बचपन में एक कहानी याद आ रही है, जब आप कभी बचपन में थे और आपको चोट लग जाया करता था, खेलते खेलते जब कभी आप इंजरी हो जाते थे, आपकी मसल्स कहीं पर कट जाते थे, स्किन कहीं पर कट जाते थे, तो वहाँ से एक रेड कलर का, लाल रंग का कुछ पदार्थ निकलता था। दरअसल वही पदार्थ तो क्या है? रुधिर है।
रक्त है। सोचिए कि मॉडर्न बायोलॉजी ने हमारी उस बचपन की परिकल्पना को भी पूरा कर दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन बायोलॉजी है तो दुनिया में हर चीज संभव है। तो हमने कहा कि रक्त, जैसा आप लोग पढ़ते आए हैं, और जब कभी भी आप बीमार होते हैं, आपको टाइफाइड होता है, आपको मलेरिया होता है, आपको अन्य कोई रोग होते हैं, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं। तो क्या कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा है कि आपके शरीर से सिरिंज से कुछ ब्लड निकाला जाता है और उसकी जांच कराई जाती है, और उस जांच से पता लगता है कि किस बैक्टीरिया, किस वायरस का प्रभाव है। तो क्या ये जो आप ब्लड की जांच देख रहे हैं, क्या कभी उसे जानने का प्रयास किया कि वो बायोलॉजी के, वो जीव विज्ञान के किस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी किया जाता है? तो आपने कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसे हम रुधिर विज्ञान कहते हैं, या हम इसी को नाम देते हैं हेमाटोलॉजी। क्या नाम देते हैं? हेमाटोलॉजी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रुधिर का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो रोग हैं, जो डिजीज हैं, उनका भी हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर तथा उससे संबंधित होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं, या रुधिर विज्ञान कहते हैं। अभी रुधिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर हम बहुत गहनता के साथ आपके साथ स्टडी करूंगा, अध्ययन करूंगा, और आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लास 10th और 12th दोनों के सिलेबस में यह कंपलसरी पढ़ना ज़रूरी है। जितना आपके एकेडमिक में पढ़ना ज़रूरी है, साथ ही साथ उतना ही आपके लिए नीट और क्रेट और सीयूटी की परीक्षा जैसे एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये है हमारा हेमाटोलॉजी, और इसी के तहत हॉस्पिटल में आपके रुधिर और उससे रिलेटेड रोगों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आगे जब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए, तो आप जानते हैं कि बचपन में कभी कभी खेलते खेलते आपके शरीर की हड्डियां, आपकी पैर की हड्डियां, आपके हाथ की हड्डियां टूट जाती है। क्या कभी आपने यह समझने की कोशिश किया कि हड्डियां जो टूट रही हैं, जो हड्डियां टेढ़ी है या छोटी और बड़ी आप सुनते आए हैं, तो क्या इसके तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, आप हड्डियों को देखेंगे, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर, पूरी कंकाल, पूरा स्केलेटन सिस्टम इन्हीं हड्डियों का बना है। तो जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है, जो पूरी हड्डियों की एक ढांचा तैयार की गई है, वो विज्ञान की किस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? क्या कभी आपने इसे सोचा? तो आप सोचेंगे कहां से? क्योंकि आपको नहीं पता है कि मॉडर्न बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम बता रहे हैं तो आप सोचेंगे। दरअसल उसे कहा जाता है दोस्तों अस्थि विज्ञान। उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अस्थि विज्ञान कहा जाता है। और इसका जो अंग्रेजी टर्मोलॉजी है उसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। इस ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम जो हड्डियों से बने
हड्डियों से बने ये जो कंकाल तंत्र है, क्या है? कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है। ये जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, इस स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन हम ऑस्टियोलॉजी अस्थि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और जब कभी भी आपकी ये अस्थि, ये आपकी हड्डियां टूट जाती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ऑस्टियोलॉजी कंकाल और अस्थियों के बारे में उसे गहनता के साथ अध्ययन रहता है, और वो जो डिग्री लेता है उस डिग्री को कहा जाता है आर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी। अब याद रखेंगे, जब कभी भी आप हॉस्पिटल पे जाएंगे, आपके हाथ टूटेगी, आपके उंगलियों की हड्डियां टूटेंगी, तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास आर्थोलॉजी की डिग्री है, जिसने अस्थि के बारे में ढंग से और सही तरीके से पढ़ रखा है। तो दोस्तों, ये है ऑस्टियोलॉजी अस्थि विज्ञान। अगला हम चर्चा करेंगे आपसे, आप पढ़ते आए हैं, आप अभी को समझा कि ब्लड क्या होता है और ब्लड से रिलेटेड रोगों के बारे में आपने अध्ययन किया, लेकिन क्या अभी आपने सोचा कि ये जो रक्त होता है, ये रक्त का फ्लो हमारे पूरे शरीर में होता है। आप जानते हैं पूरे शरीर में होता है। इस पूरे शरीर में ये जो रक्त है किसके द्वारा जाता है या परिसंचरित होता है? कभी सोचा आपने? तो नहीं सोचा। ये पूरे शरीर में रक्त जो है वाहिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? वाहिकाओं के माध्यम से रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। इसीलिए इसे वाहिका विज्ञान या इसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई दोस्तों? एंजियोलॉजी, इसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। और इसमें जो है रक्त के परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है, ब्लड के सर्कुलेशन का अध्ययन किया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि ब्लड के सर्कुलेशन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपका जवाब होगा एंजियोलॉजी या वाहिका विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आगे जो है आप देखते होंगे कि आप हमेशा कीट के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? कीट, कीड़े और मकोड़े के बारे में। यहाँ तक कि हमारी मॉडर्न बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट ने उस कीट को भी उसके अध्ययन में सुविधा के लिए भी कोई जटिलता ना हो, इसलिए उसे भी विज्ञान के एक ब्रांच में बांट करके उसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का अध्ययन। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करेंगे उसे कहा जाएगा एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाएगा? एंटोमोलॉजी कहा जाएगा। अगर अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बताइए एंटोमोलॉजी क्या है, तो आप बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाए, उसके बनावट का अध्ययन किया जाए, कीटों के इफेक्ट के, उसके हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किया जाए, उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, जीवन आपको पता है क्या है? चलते रहने का नाम जीवन है। अगर चलना बंद कर दिए तो समझिए जीवन की समाप्ति भी वहीं हो जाएगी। दोस्तों, जीवन में कभी भी आप निराश ना हो, क्योंकि निराशा इंसान को पतन की ओर लेकर जाता है। हमेशा खुद में मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराने का नाम ही
जीवन है। दोस्तों, जीवन एक सड़क है। कभी आप सड़क से पूछिए, क्या आपने कभी सड़कों को देखा है? सड़कों पर निरंतर 24 आवर्स लोग चलते हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं। क्या सड़क निराश नहीं होगा? दोस्तों, आप पाएंगे कि जीवन एक सड़क है। जैसे सड़कों पर स्थान स्थान पर मोड़ होते हैं, वैसे भी ही हमारे जीवन में तमाम ऐसी मोड़ आते हैं जहां हमें विचलित होने के लिए प्रेरित तो करती हैं ज़रूर, लेकिन मेरी साहस वहाँ उस प्रेरणा को दबा करके एक जुनून की प्रेरणा को भर करके निरंतर आगे चलते हैं। तो कभी निराश ना हो, निरंतर आगे चलते रहें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने बॉडी के शरीर के मतलब अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया गया होगा कि आपके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सेल हुआ है। इसे सेल का अध्ययन साइंस के जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे कहा जाता है सेल बायोलॉजी। इसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान। इस विज्ञान में हम जीवों के शरीर के निर्माण तथा सेल के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार के फंक्शनों और सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांगों के अध्ययन करते हैं। घबराइए नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में भी आनंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। यहाँ से प्रश्न आपको समझने जरूरी हैं, क्योंकि साइंस की ओरिजिन ही सेल से होती है। इसका मतलब ये है कि आपको सेल के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ तक हमारा मॉडर्न बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट ने छोटी से छोटी चीज़ों को भी, उसको समझ को भी, उसकी बनावट को, इसके फंक्शन को अलग करके अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं, पहले से पढ़ते आए हैं कि आप मकड़ी का नाम सुना होगा। मकड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपके घरों में और आपके कह सकते हैं आपके घरों में मकड़ी के जाले दिखाई पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा किस मकड़ी का अध्ययन को हमारी मॉडर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट ने किस तरीके से आसान बनाया? तो आप देखेंगे कि ये जो मकड़ी है, मकड़ी, इसे कहा जाता है मकड़ी विज्ञान, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं एरेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत जो मकड़ी होती है, मकड़ी, हम उसके शारीरिक बनावट और उसके जो प्रभाव होते हैं, जो इसके मतलब बॉडी स्ट्रक्चर और इसके जो इफेक्ट होते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारे मॉडर्न बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट ने मकड़ी को भी अलग कर दिया और एक अलग ब्रांच में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया। दोस्तों, आपको पता है कि अभी इसके पहले हमने आपको सेल के बारे में बताया। सेल से ही मिलकर क्या बनता है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच कैन परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन नोन एज क्या? टिश्यूज। टिश्यू क्या है? एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, कार्य को करते हो, उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। तो हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यूज कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। दोस्तों, यहां तक ये जो टिश्यू है, आप जाएंगे कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट बना है। आप पूछेंगे हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है
ऊतक विज्ञान। क्या होता है? ऊतक विज्ञान होता है। इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो प्यारे छात्रों और दोस्तों, मॉडर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चंद कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है और इसे समझने के लिए आपको हमसे जुड़ा रहना जरूरी होगा, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है पूरा हो जाए, ये निरंतर चलता रहेगा। बीच बीच में हम इसे स्टडी करते रहेंगे, लेकिन ये कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए हमने इस पर आपसे स्टडी किया, डिस्कस किया और हमने आपको बताया। उम्मीद है कि हमारी ये भी वीडियोस आपको पसंद आएंगी और चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आती होंगी। अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आती हों तो आप हमें थंब अप, लाइक का बटन दबा करके ज़रूर इशारा करेंगे और साथ ही साथ हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। हालांकि अभी मेरी क्लास बहुत धीरे धीरे ही चलेगी, लेकिन मेरी जो अगली क्लास होगी अब मैं सीधे सिलेबस पर आऊँगा और टॉपिक की बात करूँगा। प्यारे बच्चों, शेड्यूल जल्द ही बता दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो कक्षाएं चलाई जाएंगी वो कक्षाएं क्लास 10th और 12th की चलाई जाएंगी। अग्रिम सूचना के लिए 9th और 11th की बैच को रोका जा रहा है। जैसे ही सूचना आपको दिया जाएगा 9th और 11th की बैच भी शुरू कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और लोगों तक शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।